हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ का जो वर्गीकरण हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था केवल भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर इसे तीन भागों में या तीन अवस्थाओं में इसे विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव और गैस। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। ओके, रासायनिक गुणों के आधार पर किसी भी पदार्थ को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब होता है और मिश्रण का क्या मतलब होता है, इससे पहले हमने इसको जरूर पढ़ा है भौतिक वर्गीकरण को, जिसमें हमने देखा था कि ठोस क्या होता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा है, जिसमें आप जिसको नहीं समझ आगे उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस। ओके, और इसको बोलते हैं या इसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब होता है? शुद्ध पदार्थ का ऐसा पदार्थ है क्या है? शुद्ध का क्या मतलब है वो हमें समझना है। तो शुद्ध का मतलब होता है कि वे सभी पदार्थ जिनका संगठन निश्चित हो, वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित हो। और इसका मतलब क्या हो? वे पदार्थ जिनका संगठन अनिश्चित हो, जिनका संगठन अनिश्चित हो। ठीक है। अब क्या होता है, आपको इस डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो हम बहुत सारे एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे कि कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं और कौन से पदार्थ मिश्रण होते हैं। तो जरा थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जिनका संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। इसको दूसरे, जैसे मैंने क्या, जिनका क्या होता है? जिनका संगठन निश्चित हो। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो किसका, जिनमें केवल एक अभिकर्मक हो, एक सब्सटेंस हो, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें शुद्ध पदार्थ वो कहते हैं। ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ को अगेन इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? शुद्ध पदार्थ को तो देखिएगा, शुद्ध पदार्थ जो होता है इसको अगेन दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। ओके, और एक है जिसको कहते हैं यौगिक। एक होता है जिसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में हमने विभाजित कर दिया, तत्व और यौगिक में। अब यहाँ पर इस तत्व और यौगिक को समझने में स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, इनको हम कैसे समझेंगे? ये दोनों क्या है? शुद्ध पदार्थ, अर्थात इनका संगठन क्या है? इनका निश्चित संगठन है। ओके, अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से कि तत्व का क्या मतलब होता है। तत्व आप किसे कहेंगे? तत्व को हमने बहुत सारे छोटी क्लास में हमने पढ़ाया, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी क्या है? तत्व है। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? किसको आप तत्व कहोगे? तो यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं। तो तत्व का मतलब ये होता है वे सभी शुद्ध पदार्थ
जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हो, जिनके पास में एक ही प्रकार के परमाणु, जिनके पास क्या होते हैं, यहां ऐसे लिख दूं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कार्बन की बात करूंगा तो आपने कार्बन को लिया तो कार्बन में केवल कार्बन के ही परमाणु होंगे, ऐसा नहीं कि कार्बन के अंदर दूसरे परमाणु हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि तत्व का मतलब होता है जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो। कार्बन में केवल कार्बन के, हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, लिथियम में केवल लिथियम के परमाणु होंगे। तो उन्हें सबको क्या बोलेंगे, उन्हें हम कहेंगे तत्व कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक चैम्बर है या एक कोई ऐसा आपने पदार्थ लिया जिसके अंदर, जैसे मैंने ऑक्सीजन की बात करी, तो सब क्या होंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह के तत्व है, ये एक तरह के क्या है, तत्व है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि ये दो है, तो आपने कैसे बोला कि ये तत्व है ना। क्योंकि आप नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि हमने जैसे कहा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, नाइट्रोजन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो नाइट्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो N2, है ना, O2, ये सभी तत्व हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने N2 क्यों लिखा, यहाँ पर आपने O2 क्यों लिखा। O2 यौगिक की श्रेणी में नहीं आएगा, O2 किसकी श्रेणी में आएगा, O2 तत्व की श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है कि तत्व का मतलब होता है कि जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो। तो आपने ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु के अलावा कोई दूसरा परमाणु नहीं है, तो इसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते। कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, समझ में आया। तो तत्व का क्या मतलब होता है, जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो। जैसे हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के होंगे, लिथियम में केवल लिथियम के परमाणु होंगे, सोडियम में केवल सोडियम के परमाणु होंगे, पोटेशियम में पोटेशियम के, नाइट्रोजन में, अब नाइट्रोजन को आप ऐसे दो तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आप इससे लिखना, इसका मतलब गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो गैसियस फॉर्म में भले हो, वो एक तत्व है, समझ रहे हो, जिसमें केवल एक ही प्रकार, जैसे मैंने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन में केवल O2 O2 O2, जिसमें एक ही प्रकार के ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा इसमें परमाणु नहीं आया, तो इसको आप क्या कहोगे, तत्व कहोगे, इसको आप तत्व कहते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में हमने पहला क्या पढ़ा, तत्व का मतलब होता है ऐसा शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में यौगिक का क्या मतलब होता है समझ लीजिएगा। जब यौगिक का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझे। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हो, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हो, तो बनने वाले नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बनने वाले नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसका मतलब, इस परिभाषा से आपका क्या मतलब हुआ, इस परिभाषा से ये मतलब हुआ कि यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है।
समझ में आया? यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, तो ही आप यौगिक कहोगे। अनिश्चित अनुपात यदि है तो उसको आप क्या नहीं कहोगे, उसको आप यौगिक नहीं कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जल की बात करी, जल में क्या होता है, फॉर्मूला आपने नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ा है, H2O। H2O का क्या मतलब होता है, एक यौगिक है। यौगिक कैसे है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात क्या है, 2:1 है। ठीक है, आपने CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है, 1:2, 1:2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड है। आप क्या मतलब है कि आज आप इस वाटर को, जल को, अपने इंडिया में जल की बात करोगे, किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से जल को ले लीजिए, उस जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा सदैव निश्चित रहेगा। कैसे, जैसे आपने जल को, रेन वाटर ले लिया, आपने नल का पानी ले लिया, आपने कहीं से नदी का पानी ले लिया, आपने कहीं नाले का पानी ले लिया, तो उसके अंदर जो जल है, उस जल का जो, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 ही रहना है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी स्रोत से रिलीज हुई हो, किसी भी स्रोत से वो उत्पन्न हुई हो, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आपने कहा कि ये यौगिक तो क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। और आपसे शुद्ध कैसे हुआ, इसके अंदर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ कैसे हुआ, समझ में आया, ये शुद्ध पदार्थ कैसे हुआ, आप इसको कैसे शुद्ध कह सकते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और फिर मैंने कहा कि शुद्ध पदार्थ की मैंने एक परिभाषा बताई थी यहाँ पर, शुद्ध पदार्थ की मैंने परिभाषा क्या लिखी थी यहाँ पर, जिनमें एक ही प्रकार के सब्सटेंसेज हो, अभिकर्मक हो, जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। तो फिर यहां तो मुझे एक ही प्रकार के लग नहीं रहे, कहां लग रहे हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है। एक ही प्रकार के अभिकर्मक कहां है, इसमें यौगिक में तो नहीं नजर आ रहे, फिर ये शुद्ध पदार्थ कैसे हुआ। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पूरे जल के अणु को, पूरे वाटर के अणु को एक ही सब्सटेंसेज माना जाता है। इसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग सब्सटेंसेज नहीं माना जाता है, अलग अलग अभिकर्मक नहीं माना जाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो ये H2O, उसमें केवल H2O के अणु रहेंगे, H2O, केवल उसमें H2O ही रहने हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन अलग पड़ा हो गया और ऑक्सीजन अलग पड़ा होगा। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने अलग अलग ले लिया तो इसका मतलब उसमें एक अभिकर्मक नहीं है। लेकिन जब यौगिक बन गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें केवल एक अभिकर्मक ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक तरह का शुद्ध पदार्थ हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी शुद्ध पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ा। रासायनिक वर्गीकरण को पूरा नहीं पढ़ा अभी तक। रासायनिक वर्गीकरण में हमने केवल शुद्ध पदार्थ को पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा तत्व को, और तत्व के बाद में हमने पढ़ा यौगिक को। यौगिक जो है, यौगिक का क्या मतलब होता है, तत्व का मतलब आप समझ गए। तत्व का मतलब ये होता है जिनमें केवल एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु होंगे। जैसे कार्बन में कार्बन के होंगे, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के होंगे। ये हमने पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा यौगिक। यौगिक का क्या मतलब होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं तो बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और इसमें भी क्या होंगे, एक ही अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे। जैसे वाटर में केवल वाटर के ही अणु प्रेजेंट होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड में केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ही अणु प्रेजेंट होंगे। ये भले ही अलग अलग रूप में संयोग होकर बने हो, लेकिन जब संयोग हो गए उसके बाद में वो कंपाउंड बन गया। अब उसके गुण धर्म एक ही है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग अलग नहीं हो जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म, दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, साथ में कंबाइन होंगे, और उसने एक नया कंपाउंड बनाया जिसके नए गुण हैं, और वो अपने खुद के गुण हैं। ध्यान रखना, यौगिक जो होता है ना, इस यौगिक के अपने खुद के विशेष स्पेशल गुण होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन का बना हुआ यौगिक है, जिसको हमने क्या कहा, जल का।
तो जल के अपने विशेष गुण हैं, जल के गुणों वाला कोई दूसरा कंपाउंड नहीं हो सकता। जैसे मैं एक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात करूं तो जिसको मैंने कहता हूं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ यौगिक है, और ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ यौगिक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1 है। यहाँ पर क्या है, 1:1 है। समझ रहे हो? तो इन दोनों का अनुपात अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यौगिक अपने आप में अलग है और ये यौगिक अपने आप में, ये भी यौगिक अपने आप में क्या है, अलग है। तो इसके भी अपने विशेष गुण होंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, जिसके गुण इस जल के अणु से अलग होंगे, क्योंकि जल के अणु से इसके जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो अलग है। जैसी प्रकार से मैंने कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का एक दूसरे कंपाउंड की बात करूं जिसको मैंने क्या कहा था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से अलग है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये नहीं है 1:2 मैंने रेशियो लिया है, यहाँ पर 1:2 रेशियो लिया कार्बन डाइऑक्साइड में, वो यानी यहाँ पर 1:1 ही है। तो इसका मतलब इसके गुण क्या है, अलग है। भले ये जैसे कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि इसका निर्माण भी सेम तरह के अणुओं परमाणुओं से हुआ है, इसका निर्माण भी सेम तरह के परमाणुओं से हुआ है, लेकिन इसके अंदर परमाणुओं का अनुपात अलग है, इसके अंदर परमाणुओं का अनुपात अलग है। इसका मतलब इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर भी आपको क्या नजर आ रहा है कि ये भी कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ है और ये भी कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो अलग अलग है। इन दोनों का क्या है, रेशियो अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ, इसका और इन दोनों के गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हमें सीधी सी बात समझ में आ गई है कि यौगिक का मतलब होता है कि एवरी एंड ईच कंपाउंड्स हैव द फिक्स्ड रेशियो। समझ में आया कि जो भी यौगिक होगा जिसके अंदर अपना खुद का एक स्पेशल रेशियो होगा, फिक्स होगा, और उसके विशेष अपने खुद के गुणधर्म होंगे। ठीक है। अब आपने इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको तत्व से आपके दिमाग में सीधी सी बात है, आपने 10th क्लास के अंदर जरूर आपने आवर्त सारणी के संबंधित कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी, और आवर्त सारणी में आपने तत्वों को पढ़ा है, तत्वों को रखा है। उसके अंदर आवर्त सारणी में आपने तत्वों को किस तरह से रखा गया था आपको पता ही है। एस ब्लॉक था, एक पी ब्लॉक था, एक डी ब्लॉक था और एक लास्ट में एफ ब्लॉक था। ठीक है। उन सभी के अंदर यदि हम तत्वों की बात करें तो तत्व टोटल कितने हैं हमारे पास में, आपको पता ही। उसके अंदर तत्व कितने हैं उस आवर्त सारणी में देखा जाए अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में तो 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें से हमने क्या कहा, जिसमें से ये तो तत्व हैं, कुछ तत्व तो होते हैं धातु, कुछ तत्व होते हैं अधातु, और कुछ तत्व होते हैं जो होते हैं उपधातु। आवर्त सारणी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं। तत्व का मतलब अभी मैंने बताया जब, जिनमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। तो कुछ तो होते हैं धातु। धातु का मतलब आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। जैसे मैं बात करूं आयरन की बात कर लूं, कॉपर की बात कर लूं, एजी सिल्वर की बात कर लूं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं। अधातु की बात कर लूं तो जैसे मैंने कार्बन की बात कर ली, नाइट्रोजन की बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली, फ्लोरीन की बात कर ली, क्लोरीन की बात कर ली, ये सब अधातु है। उपधातु की यदि बात करोगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं जो उपधातु जो आवर्त सारणी में होते हैं, जो हमने अगला हमारे 11th क्लास में चैप्टर है 3rd नंबर चैप्टर पीरियोडिक आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम इसको और भी तत्वों को और आवर्त सारणी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो तत्वों को इनको मोटे रूप में आप इनको अगेन विभाजित कर सकते हो, धातु, अधातु और उपधातु के अंदर इनको विभाजित कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझे, हमने रासायनिक जो वर्गीकरण पढ़ा पदार्थ का, रासायनिक वर्गीकरण पदार्थों का पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ, और एक हमने किस में बांटा है, एक हमने बांटा मिश्रण में। अब मिश्रण का क्या मतलब होता है, हम समझते हैं मिश्रण। मिश्रण ये आप जरूर आपने छोटी क्लास 9th क्लास में इसको आपने जरूर एक बार पढ़ा होगा, लेकिन हमारा ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। चैप्टर का नाम यही है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर इस चैप्टर को हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा मिश्रण जो होता है, मिश्रण को अगेन 2 भागों में विभाजित। जैसे मिश्रण का डेफिनेशन क्या हुई, मिक्स की परिभाषा क्या हुई, पहले समझिए। जिनमें
एक से या ऐसे कह सकते हो, जिनमें दो या दो से, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो, अर्थात जिनमें या जिनका संगठन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जिनका संगठन वो किसका बना, तो कोई फिक्स नहीं होता है। नॉर्मली हम कहते हैं मिक्सचर साहब, ये तो क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर आपने कोई निश्चित अनुपात में दोनों को ऐड मिक्सचर नहीं किया गया है। समझ में? अब जो हमारा मिक्सचर है, वो मिक्सचर होता है, वो दो तरह का हो सकता है। मिक्सचर जो होता है हमारा दो तरह का हो सकता है। ध्यान से समझे, मिक्सचर दो प्रकार कैसे। एक आपने जरूर पढ़ा है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, एक आपने पढ़ा है समांगी मिश्रण, और एक आपने पढ़ा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद इसकी परिभाषा समझाता हूं आपको। जैसे आपने दूध लिया और उस दूध के अंदर आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। दूध के अंदर आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब क्या हुआ, दूध और पानी दोनों आपस में कंप्लीटली मिशेबल, पूरे रूप से विलयित हो चुके हैं, पूरे रूप से घुल गए हैं। आप सामान्य विधियों के द्वारा दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। सामान्य विधि द्वारा इनको, सामान्य भौतिक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो आपने क्या देखा कि दूध और पानी को आपस में मिक्सचर करने पर वो पूर्ण रूप से मिश्रित हो चुका है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इस तरह का जो मिक्सचर बनता है, इस तरह का जो मिश्रण बनता है, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। यहां पर हम समझते हैं, यहां पर आप क्या समझोगे, जैसे आपने दाल है और दाल में आपने क्या क्या डाल दिए, आपने कंकड़ डाल दिए। दाल और कंकड़ पता ही लग जाता है, आराम से सीधे पता, डायरेक्ट पता लग रहा है कि दाल और कंकड़ एक तरह का विषमांगी है। क्योंकि दाल और कंकड़ को मिलाने पर ऐसा नहीं है कि कंकड़ और दाल एक दूसरे के अंदर बिल्कुल घुलनशील हो गए, मिल गए हैं, और जिनको आपस से, जिनको सामान्य विधि द्वारा दूर नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। दाल के अंदर कंकड़ पड़े तो उनको अलग अलग कर सकते हो, है ना। और भी आप एग्जाम्पल, पानी के अंदर आपने पत्थर डाल दिए, पानी के अंदर छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, पानी के अंदर कंकड़ डले हुए पड़े, तो इसका मतलब क्या है, पानी अलग दिखेगा, कंकड़ आपको अलग नजर आएगा। ठीक है, तो वो कैसा है, एक तरह का आपका विषमांगी मिश्रण है। ओके, अब मैंने इसके अंदर कहा है कि जिनमें दो या दो से, जैसे आप, मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लूं। मैंने क्या लिया, चीनी हमने ली और साथ में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ये भी पूर्ण रूप से विलयित है, पूर्ण रूप से आपस में घुलनशील है। तो ये भी किस तरह का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इसकी परिभाषा आप कैसे क्या कहोगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंसेस या पदार्थ या अभिकर्मक आपस में पूर्ण रूप से घुलनशील हो, जिनको सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समझ में आया? ठीक है, तो क्या मतलब हुआ समांगी मिश्रण का मतलब, दो या दो से अधिक अभिकर्मकों से बना ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मकों का से बना ऐसा मिश्रण जिनमें वे सभी अभिकर्मक आपस में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से विलयित होते हैं, जिनको सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण। जिसमें आप देखते हैं दूध आप देखोगे और दूध के अंदर आप क्या देखोगे, दूध के अंदर आपने पानी मिला दिया तो वो पूर्ण रूप से मिले थे। एल्कोहल के अंदर आपने पानी मिला दिया तो भी वो पूर्ण रूप से उसके अंदर विलयशील है, पूर्ण रूप से घुलनशील है, जिनको आप सामान्य विधियों से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ओके, और विषमांगी मिश्रण का मतलब आपने क्या देखा, दाल में आपने कंकड़ मिला दिया तो जिसको आराम से आप दूर कर सकते हो। इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी परिभाषा ये हुई कि ये एक ऐसा मिश्रण है जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं, जो आपस में पूर्ण रूप से
घुले हुए नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से विलयशील नहीं होते हैं, जिनको सामान्य विधियों द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पदार्थ के सामान्य जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर हमारा खत्म होता है। लेकिन इससे पहले एक बार और समझ लीजिए कि मिश्रण का मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मों को, तो जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने एक ये मैंने लिया, जैसे ये मिश्रण ही है, जैसे ये समांगी मिश्रण है और ये कौन सा है, विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि समांगी मिश्रण के अंदर आपने दूध और जैसे मैंने चीनी और पानी को मिलाया, तो चीनी का मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे चीनी के मॉलिक्यूल्स जैसे ये हैं, ओके, फिर पानी के मॉलिक्यूल जैसे ये हैं, ये चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, चीनी के अणु हैं, ये चीनी के अणु हैं, जैसे माना कि मैंने सामान लिया कि चीनी के अणु हैं, शुगर, तो आप क्या देख रहे हो कि आपको इसके अंदर क्या दो तरह के अभिकर्मक नजर आ रहे हैं, दो तरह के सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं चीनी के और कुछ मॉलिक्यूल्स किसके नजर आ रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जो कंप्लीटली मिशिबल है, जो कंप्लीटली मिशिबल है, कंप्लीटली घुलनशील है, जो पूर्ण रूप से घुलनशील है, उनको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक आपस में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, अब जब हमारे पास में, हमारे दिमाग में रसायन विज्ञान के प्रति सजगता आती है, रसायन विज्ञान को हम पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान में हमारे सामने रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित थॉट्स या विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले आपने 10th क्लास में, जो मैंने आपको कल भी समझाया था, दो तरह के परिवर्तन आप 10th क्लास में पढ़ गए हैं, भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा है और रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा है। भौतिक परिवर्तन के अंदर आपने क्या देखा है, भौतिक परिवर्तन में किसी भी स्थायी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है। और रसायन विज्ञान में इसी परिवर्तन की महत्ता है, इसी परिवर्तन की इंपॉर्टेंस है, रासायनिक परिवर्तन की। और रासायनिक परिवर्तन को आप 10th क्लास के बाद में नेक्स्ट हायर क्लासेस में, जैसे आपने 11th में, फिर 12th में और उसके बाद हायर क्लासेस में पढ़ते, तो इस रासायनिक परिवर्तन को ही बाद में एक नया नाम दे दिया गया, जिसको क्या कह दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का ही मॉडर्न नेम है। रासायनिक परिवर्तन जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, उस रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। कोई एक उत्पाद या एक अभिकर्मक है दूसरे अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा, एक सब्सटेंसेस रिएक्ट टू वन सब्सटेंस रिएक्टेड टू अनदर सब्सटेंसेस एंड गिव्स द न्यूली प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को वो देगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे हमें रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, नॉर्मली रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देखते हो, अभिकारक होता है और वो क्या हो जाएगा, उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अभिकारक होगा और वो कुछ टाइम के बाद में उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और उत्पाद के अंदर परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर पुराने बंध जो थे, पुराने बंध टूट जाते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। अभिकारक के अंदर जो परमाणुओं के बीच में पुराने बंध बने हुए थे, वो बंध क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। और जब टूटेंगे तो वो वापस एक नए फॉर्म में नए बंध बनाएंगे। जब नए बंध बनाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, समझ आया। तो नया उत्पाद बनने पर ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, एक नए उत्पाद या आपके पास नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है। अब ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ये कुछ नियमों पर कार्य करती है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रियाओं के आपने प्रकार जरूर पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के आपने 10th क्लास में प्रकार आप जरूर पढ़ गए हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया जितनी सारी हो रही है,
ये सभी रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर कार्य करती है। क्या? कुछ नियमों पर ये कार्य करती है। ओके, तो आज अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन के नियम। आपके कोर्स में 5 नियम हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, 5 नियम पढ़ेंगे और इन 5 नियमों के आधार पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नियम, वो हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था लेवासिए, जिसने इस नियम को दिया था, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जिन्हें रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। उन्होंने एक नियम दिया था जिसे कहा गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये है क्या? आपने 10th क्लास में जरूर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन जो करते हैं वो इस नियम के इस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है। अर्थात उसका द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, हमेशा सदैव संरक्षित रहता है, हमेशा सदैव कांस्टेंट रहता है। जितना था वो उतना ही रहता है। वो अपना रूप जरूर बदल सकता है, एक रूप से वो दूसरे रूप में बदल जरूर सकता है, लेकिन वो क्या होगा? वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकता है, लेकिन उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। समझ में आया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना वेट किसका? अभिकारक का होगा, उतना का उतना वेट वापस किसका हो जाएगा? उत्पाद का हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ? द्रव्यमान जो जितना पहले था उतना का उतना वापस क्या रहेगा? लास्ट में उतना का उतना बना रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। तो इसको आप समझने से पहले देखिए, एक बार समझो जरा ध्यान से इसको। जैसे मैंने एक यहां पर बीकर लिया, एक मैंने क्या लिया यहां पर? कॉनिकल फ्लास्क लिया। क्या लिया मैंने? कॉनिकल फ्लास्क लिया। जिस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहां पर मैंने Na2SO4 ले लिया। क्या ले लिया मैंने? Na2SO4 ले लिया। ओके, और एक टेस्ट ट्यूब यहां इसके अंदर मैंने रखी है, ऐसे एक रखी टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लिया CaCl2। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया? CaCl2। और इसके वेट को और इसके वेट को, जैसे मैंने इसका वेट कितना लिया? मान लिया मैंने इस पूरे का वेट लिया माना कि 50 ग्राम माना मैंने। ओके, और इसका भी वेट मैंने कितना ले लिया? 50 ग्राम ले लिया। अभी तक ये देखो, ध्यान रखना, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रही है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने रखा हुआ, यहाँ पर ये बाहर है, टेस्ट ट्यूब इसके साथ में रिएक्शन नहीं करी है, अलग से पड़ा हुआ है। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ टाइम के बाद में मैंने इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, इस CaCl2 को इसके अंदर डाल दिया। फिर क्या हुआ सुनिए। अब आपने क्या देखा? टोटल वेट कितना हुआ सब्सटेंसेस का? टोटल अभिकर्मकों का वेट कितना हुआ आपके पास में? 50 + 50 कितना हुआ? 100 ग्राम। टोटल वेट आपका 100 ग्राम है। बीकर का वेट हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें केवल अभिकर्मक के वेट को देखना है कि आपके पास में इनिशियली प्रारंभिक आपके पास वेट कितना था? 100 ग्राम आपके पास वेट था। कुछ टाइम के बाद में देखिएगा, यही कॉनिकल फ्लास्क है, मैंने क्या कर दिया?
मैंने इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया, मैंने इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया। जब इस टेस्ट ट्यूब को मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जब उल्टा करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CaCl2 है इसके साथ हमें क्रिया करने लग गया। ये CaCl2 और Na2SO4 आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और देखो क्या बनाते, देखो Na2SO4 प्लस CaCl2 ये आपस में क्रिया करते हैं, क्या बना लेंगे, NaCl2 सॉरी NaCl बनाए, कितने बना लिए, 2 प्लस क्या हो जाएगा CaSO4 ओके। जब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका CaSO4 है वो यहां पर क्या अवक्षेप के रूप में नीचे जम गया CuSO4, और जो ऊपर आपको द्रव अवस्था में नजर आ रहा है, ये जो द्रव अवस्था में आपको नजर आ रहा है वो क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके वेट, इन दोनों के वेट को जब नापा गया इस दोनों के वेट का मापन किया गया, तब इन दोनों का वेट कितना आया, इन दोनों का वेट कितना आया है, इन दोनों का वेट भी हमारे पास में जब ऐड करके इनको नापा गया या मापा गया तब वेट हमारे पास 100 ग्राम है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन दोनों का वेट कितना था हमारे पास में, इन दोनों का वेट भी कितना था, 100 ग्राम था, और इन दोनों का वेट भी कितना है, 100 ग्राम है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर एक अभिक्रिया हुई है जिसमें अभिकारक का वेट आपके पास 100 ग्राम है और उत्पाद का वेट भी कितना है, 100 ग्राम है, ओके। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, आप रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई एक अभिकारक होते हैं वो अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उनके गुण बदल जाते हैं, नए उत्पाद का निर्माण भले हो जाता है, लेकिन जितना इन दोनों का वेट है, जितना अभिकारकों का टोटल वेट था, भार था, वो वेट वापिस किसका रहेगा, उत्पादों का वेट भी उतना का उतना रहेगा। उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम जरूर समझ में आ गया होगा। अब सुनो ध्यान से, हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग ये समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने की जब बात आती है तो हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 और क्या लिख देते हैं, 2H2, ये लिखेंगे हम। और हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ओके। अब आप क्या देखोगे कि इसका वेट कितना था, 4 ग्राम कर लोगे, इसका वेट कितना है, इसका वेट आपने 32 कर दिया, टोटल वेट कितना हुआ, 36 ग्राम हो गया, ओके। आपने 36 ग्राम कर दिया, इधर आपने क्या दिया, 2 × 18 कर दिया और 36 कह दिया। फिर आप सीधे कहोगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखो, आपने क्या देखोगे कि अभिकारकों का वेट कितना है, 36 ग्राम है, और उत्पादों का वेट कितना आ गया, उत्पादों का भार भी या मास कितना आ गया, 36 ग्राम आ गया। तो आप यहां से इस अभिक्रिया के माध्यम से आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करोगे, लेकिन ये सरासर गलत है, ये सही नहीं है। आप रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध नहीं कर सकते। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, हमें कोई ना कोई अनुप्रयोग करना पड़ेगा, हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध होगा। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध नहीं कर सकते। रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध नहीं कर सकते, तो कैसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रासायनिक अभिक्रिया को सिद्ध कर सकते हैं। जितनी सारी रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस कर रहे हैं, हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, हम बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का रासायनिक अभिक्रिया को पालन करना अति आवश्यक है। समझ आया? तो क्या मतलब हुआ, इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझना है, तो उसे केवल आप एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो, न कि रासायनिक अभिक्रिया से आप समझ सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया को यदि समझना है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन से ही हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं, न कि रासायनिक अभिक्रिया से हम द्रव्यमान संरक्षण को नियम को समझेंगे। तो क्या मतलब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब यही है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें
अभिकारकों का जितना वेट होगा उतना का उतना वेट लास्ट में किसका होगा, अभिकारकों का, उत्पादों का वेट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पदार्थों के, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें हमने शुद्ध पदार्थ क्या होता है और उसके बाद पढ़ा मिश्रण क्या होता है, और उसके बाद में हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, और रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर हमने आज केवल एक नियम पढ़ा है, जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।